बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रूप से सुनवाई 12 जनवरी 2023 को संपन्न हो चुकी है। 12 जनवरी 2023 के शाम के लगभग 4:25 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनती रही और अंतिम समय में बीएड के जो वकील थे श्री पीएस पटवालिया सर, उनको बोलने का मौका मिला और उन्होंने लास्ट में काफ़ी जोरदार तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, उन्होंने राजस्थान में टेट के पासिंग अभ्यर्थियों का भी जिक्र किया, साथ ही साथ कई राज्यों में योग्य अभ्यर्थी ना मिलने का भी जिक्र किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सीटें खाली रहने का हवाला दिया था और उन्होंने ये सिद्ध किया कि किस प्रकार से अगर केवल डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो सीटों की संख्या भी नहीं पूरी भर पा रही है, यानी कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जब इसके बाद अगली भर्ती होती है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, तो उसमें पूरी सीटों के सापेक्ष ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, यानी हमें योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में जो टेट परीक्षा आयोजित की जाती है, उन्होंने ये तर्क दिया कि पहले जब बीएड शामिल नहीं था तो टेट में प्रतिशत कम होता था नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट का, लेकिन जब बीएड शामिल हुआ तो परसेंटेज में उछाल देखने को मिला। इसके अलावा कई राज्यों का उन्होंने तर्क दिया। अंतरिम समय में चूंकि उनको ही बोलने का मौका मिला था, इस वजह से सोशल मीडिया साइट्स पर यह बातें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड का पक्ष मजबूत है, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने सही डेटा को प्रस्तुत किया था। देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर किसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं दिया जाता है कि अंतिम समय में किसने बोला क्या बोला। यहां पर फैसला दिया जाता है कि आपने कितना अच्छा तर्क दिया या फिर कितना अच्छा रीजन दिया है अपने फेवर में फैसला पाने के लिए। लेकिन जो अंतरिम समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया, क्या वो वाकई बीएड के पक्ष को मजबूत कर रहा है या फिर और ज्यादा कमजोर कर दे रहा है? पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 20 जनवरी 2023 तक यानी शुक्रवार तक सभी पक्षों को अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए बोला है। अब जब लास्ट में बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि हमें 5 मिनट 10 मिनट का समय दे दीजिए ताकि जो बीएड के वकील के द्वारा दलील दी जा रही है उसका हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सके या फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सके या फिर उसको जस्टिफाई कर सके कि क्या वो सही में डेटा रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन उन्होंने अंतिम समय में किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया और कहीं ना कहीं रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए बोला है, यानी कि जो अंतिम समय में डेटा प्रस्तुत बीएड की तरफ से किया गया है उसका रिटर्न सबमिशन के माध्यम से बीएसटीसी अभ्यर्थी अब अपना उत्तर फाइल करेंगे, आंसर काउंटर फाइल करेंगे। अब बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा जो भी अंतिम समय में बीएड के वकील के द्वारा बोला गया उसका क्या आंसर काउंटर फाइल करने की तैयारी चल रही है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक तरीके से डेटा का केवल एक ही पक्ष किसी भी पक्ष के द्वारा हाईलाइट किया जाता है सिर्फ अपने लाभ के लिए। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो एक मिनिस्टर के द्वारा जो एनसीटी को पत्र लिखा गया है, इस हवाले से ये कहा गया कि बीएड एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जबकि रेगुलेटरी बॉडी जो है एनसीटी वो भी ये मानती है कि बीएड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स के तौर पर बीएड बीटीसी को माना जाता है, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट के तौर पर। तो पहला तर्क जो उनका था वही एक तरीके से गलत साबित हो रहा है। दूसरा तर्क उन्होंने टेट परीक्षा का दिया था कि जब बीएड अभ्यर्थी टीईटी की परीक्षा में शामिल नहीं थे तो उस समय जो टेट का प्रतिशत पासिंग प्रतिशत था वो कम होता था और जब बीएड शामिल हुआ तो टेट का पासिंग प्रतिशत बढ़ गया। इसके संबंध में अभी हाल ही में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2022 के रिजल्ट की घोषणा की गई है, जिसमें आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो इसमें रीट लेवल 1 में पासिंग प्रतिशत था वो 63.63 था। आप लास्ट पैरा में देखिए, उन्होंने बताया कि रीट प्रश्न पत्र की परीक्षा में 3,20,000 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,03,609 पात्र घोषित किए गए हैं। इस प्रकार परीक्षा परिणाम 63.63% रहा है। अब रीट प्रथम स्तर में बीएड अभ्यर्थी तो इस बार शामिल नहीं थे, तो बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होने के कंडीशन में 63.63% सफलता का प्रतिशत रहा है प्रथम लेवल पे। और द्वितीय लेवल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो परीक्षा में पासिंग प्रतिशत रहा है, आप सबसे सेकंड लास्ट लाइन में देखिए 52.19% रहा है। इसमें बीएड अभ्यर्थी भी शामिल थे और डीएलएड अभ्यर्थी भी शामिल थे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तर्क माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के वकील के द्वारा दिया रहा था कि बीएड के शामिल होने के कंडीशन में प्रतिशत पासिंग बढ़ गया था, क्या वो एक्चुअली में सही है? रीट का जो उत्तर प्रदेश सरकार का अपना डेटा है वो ये कहता है कि रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो होने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा होती है, और उसमें पासिंग प्रतिशत 63.63% है, यानी कि जो
सेकंड लेवल का द्वितीय स्तर का पात्रता परीक्षा है उससे कहीं ज़्यादा है। सेकंड लेवल में 52.19% था और फर्स्ट लेवल में जिसमें बीएड शामिल नहीं है उसमें 63.63% था। यानी कि कहीं ना कहीं अंतिम समय में जो डेटा बीएड की तरफ से दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत साबित हो रहा है और वो उनके पक्ष को और ज़्यादा कमजोर कर रहा है। तीसरा पक्ष उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि डीएलएड की संख्या कम है इसलिए बीएड को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। तो इसके तर्क में रीट 2022 के संबंध में जो आंकड़े हैं 3,20,014 अभ्यर्थी जो कि सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि रीट लेवल 1 में तो केवल डीएलएड वाले सम्मिलित हुए थे, तो 3,20,014 इतने ज़्यादा वैकेंसी एक तरीके से नंबर ऑफ कैंडिडेट हो चुके हैं डीएलएड के, तो इस संख्या को कम नहीं आंका जा सकता। रिटर्न सबमिशन में ये सभी बातें पॉइंट के तौर पर सबमिट की जा रही हैं बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा। इसके अलावा रीट 2021 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए होंगे, हो सकता है वो रीट 2022 में सम्मिलित ना हुए हों। तो राजस्थान के बीएसटीसी वकीलों के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए 30,000 वैकेंसी आती है प्राइमरी में, तो 30,000 के सापेक्ष 3,20,000 हमारे पास तो जितनी वैकेंसी है उससे 10 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी अवेलेबल हैं। तो फिर कहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कम है, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है बीएसटीसी के रिटर्न सबमिशन में। अंतिम समय में उन्होंने उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में भी जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने केवल एक पक्ष ही इसका प्रस्तुत किया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीएनपी के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया था उसका आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर मैं बता दूं कि जो भी मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं वो सब कुछ ऑफिशियल रिसोर्सेज से है, तो आप इस पर पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उनके द्वारा यह बताया गया कि 68,500 में केवल 41,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन ये आंकड़े उनके द्वारा छिपा लिए गए कि केवल 41,000 पास नहीं हुए थे, बल्कि जो सेकंड रीचेकिंग हुई थी कॉपी, क्योंकि आपको पता होगा 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कितने बड़े स्तर पर घोटाले हुए थे, जिसके बाद से दोबारा कॉपियां चेक की गई और लगभग 5 से 6,000 अभ्यर्थी और सफल घोषित किए गए। यानी इनका आंकड़ा पार करके लगभग 47,000 के आसपास हो चुका था। स्क्रीन पर आप जो रीचेकिंग के बाद से पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया था उसके संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का विज्ञप्ति देख पा रहे होंगे। यहां पर जो सेकंड रीचेकिंग का प्रोसेस था उसके अंतर्गत 4,668 नए अभ्यर्थी आहर घोषित किए गए थे, यानी पास घोषित किए गए थे, और समय समय पर अलग अलग छिटपुट सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और ज्यादा क्वालिफाई घोषित किए गए थे। यानी कि आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि 68,500 में से 47,000 के आसपास अभ्यर्थी पास घोषित किए गए थे। ठीक है, अब फिर से आते हैं उसी आंकड़े पर, ध्यान से समझिएगा। इस परीक्षा में टोटल रजिस्ट्रेशन की संख्या थी 1,25,746, जिसमें से परीक्षा में सम्मिलित हुए 1,07,873। ध्यान से समझिएगा आंकड़े का खेल पूरा, 1,07,873 अभ्यर्थी केवल परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो अगर इसमें से हम लोग सफलता का प्रतिशत निकाल लें, यानी कि 47,000 सफल हुए और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 1,07,873, तो इसका सफलता का प्रतिशत अगर हम लोग देखें, आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे होंगे 43.56% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। यानी कि 43.5% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जितने सम्मिलित हुए थे उसमें से 43.5% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वहां पर सवाल ये उठा था कि डीएलएड अभ्यर्थी योग्य नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। और अगर सीटों के सापेक्ष ये निकालना चाहें कि कितने प्रतिशत सीटें भर पाई, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 47,000 डिवाइडेड बाई 68,500 कर देंगे। ठीक है, देखिए यहां से आप देख सकते हैं टोटल लगभग 68.5% सीटें भर गई थी, 68% सीटें भर गई थी। ठीक है, अब आते हैं एलटी ग्रेड के भर्तियों पर। एलटी ग्रेड में आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में केवल बीएड अभ्यर्थी शामिल हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर विषय के लिए केवल 36 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हो पाए थे और 1673 टोटल पोस्ट थी। 1673 में से मात्र 36 योग्य अभ्यर्थी मिल पाए। कितनी प्रतिशत सीटें भर पाई आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर टोटल जो प्रतिशत सीटें भर पाई थी वो मात्र 2.15% ही भर पाई। यानी कि जितनी सीट थी, मान लीजिए 100 सीट है तो उसमें से 2 ही हमें योग्य अभ्यर्थी मिल पा रहे हैं। यहां पर केवल बीएड पात्र होता है, यहां पर डीएलएड पात्र नहीं होता है। ये सब कुछ मैं डेटा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये सभी एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल में सबमिट किया जा रहा है बीएसटीसी के वकील की तरफ से। इसके अलावा एलटी ग्रेड के ही विज्ञान विषय के संबंध में आप देख पा रहे केवल 84 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और टोटल जो वैकेंसीज थी उनकी संख्या थी 1045। इसमें अगर हम लोग देखें कि कितनी प्रतिशत सीटें भर पाई, यहां पर भी मैं बता दूं एलटी ग्रेड में केवल और केवल बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं, डीएलएड अभ्यर्थी योग्य नहीं माने जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टोटल जो सीटें भर पाई थी
प्रतिशत में उनकी संख्या है मात्र 8%, यानी कि 100 में से केवल 8% ही हमें योग्य अभ्यर्थी मिल पा रहे हैं। वहां पर जो 68,500 का जिक्र किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर 68,500 में केवल डीएलएड अभ्यर्थी अवेलेबल थे, मतलब कि एलिजिबल थे, तो वहां पर 68% सीटें भर पाई थी। और एलटी ग्रेड में केवल बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है, तो एक विषय में केवल 2% और दूसरे विषय के लिए केवल 8% ही सीटें भर पा रही हैं। तो यहां तक योग्यता की बात है। बार बार ये बात उठाई जा रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आ रही है बीएड को शामिल करने की वजह से, तो ये चीजें गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है। ये आंकड़ा बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब अपना रिटर्न सबमिशन किया जा रहा है तो उसमें ये सभी चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं कि कहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आ रहा है। जहां केवल बीएड मान्य है वहां तो 2% और केवल 8% सीटें ही भर पा रही हैं, और जहां डीएलएड केवल मान्य है वहां 68% सीटें भर पा रही हैं। इसके अलावा जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है, उसमें भी बीएड अभ्यर्थी ज्यादा सफल हुए थे, यह संख्या दिखाई गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 97,368 बीएड के अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, और बीएड डीएलएड की अगर हम लोग बात करें तो इसके 36,610 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। यहां पर आंकड़े को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इसमें तर्क वितर्क किया जा सकता है। देखिए, बीएड की संख्या आपको दिख रही होगी, ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि बीएड की संख्या ज्यादा अपीयर हुई थी परीक्षा में, डीएलएड की संख्या कम अपीयर हुई थी। तो अगर आप दोनों में तुलना करना चाहते हैं तो आपको प्रतिशत में तुलना करना होगा, ना कि नंबर्स में तुलना करना होगा। चलिए एक बार प्रतिशत में तुलना कर लेते हैं कि कितने बीएड के और कितने प्रतिशत डीएलएड के अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। बीएड का आंकड़ा देख लीजिए, 97,368 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, और इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे बीएड के अभ्यर्थी 2,62,231। ठीक है, 2,62,231। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड का जो पासिंग प्रतिशत था वो था 37%। आप स्क्रीन पर देखिए, टोटल 37% बीएड के अभ्यर्थी पास घोषित किए गए थे। अब अगर बात करें डीएलएड की, तो सीरियल नंबर 1 पर डीएलएड का डेटा दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल 38,610 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, और इसमें डीएलएड की संख्या जो अपीयर हुई थी परीक्षा में वो था 90,547। अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो डीएलएड अभ्यर्थियों के पासिंग प्रतिशत है वो देख सकते हैं। जो डीएलएड अभ्यर्थी टोटल पास हुए थे वो 42% पास हुए थे, यानी जितनी संख्या प्रेजेंट हुई थी उससे 42% अभ्यर्थी डीएलएड के पास हुए थे, जहां बीएड के 37%, वहीं डीएलएड के 42%। अब आप इस प्रकार से कंपैरिजन करेंगे, ये सही तरीका है कंपैरिजन करने का। डीएलएड का पासिंग प्रतिशत ज्यादा था बीएड की अपेक्षा, तो अब एक तरीके से जो आंकड़ा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो केवल एक पक्ष प्रस्तुत किया गया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई आप दलील देते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक एक शब्द आपका महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, गलत तरीके से डेटा को प्रस्तुत किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंतिम समय में बीएड के वकील के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया वो अपने आप में ही विरोधाभास है, और जब रिटर्न सबमिशन में ये सभी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीएड का पक्ष कमजोर हो रहा है, ना कि मजबूत हो रहा है। और अंतिम समय में जो डाटा प्रस्तुत किया गया था सभी राज्यों का, वो सब कुछ आंकड़े ही गलत थे और बीएड के पक्ष को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। देखिए, यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन कोर्ट केस हार रहा है या फिर कौन जीत रहा है, लेकिन आंकड़े किस तरीके से आपके पक्ष को कमजोर कर रहे हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुल मिलाकर के यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब सभी पक्षों का रिटर्न सबमिशन हो जाएगा तो बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा इन सभी पॉइंट्स पर अपना रिटर्न सबमिशन दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सभी अंतिम समय में जो बीएड के वकील के द्वारा पक्ष रखा गया उनके पक्ष को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा, क्योंकि एक तो आंकड़े गलत तरीके से रिप्रेजेंट किए गए और वो भी आधे अधूरे प्रस्तुत किए गए। जो कि आपने देखा कि जो यूपी में उन्होंने जिक्र किया था, तो यूपी में एलटी ग्रेड में हमें 2% और 8% ही केवल सीटें भर पा रही हैं। तो योग्यता की जहां तक बात है तो वहां तो बीएड भी फेल हो जा रहा है डीएलएड की अपेक्षा। तो यहां पर केवल योग्यता को पैमाना मान करके ये सभी चीजें सही नहीं ठहराई जा सकती, और कहीं ना कहीं ये बीएड के पक्ष को ही कमजोर कर रहा है, जो कि उनके वकीलों के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है। इस पूरे वीडियो को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।